मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी देखो लास्ट टाइम पे हम लोग ने 12 के जो टॉपिक्स है वो दो कवर किए हुए हैं। एक है हमारा सॉलिड स्टेट और दूसरा है सॉल्यूशन। बराबर, ये दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। दोनों के ऊपर हम लोग ने न्यूमेरिकल बेस भी लिया हुआ है, थ्योरेटिकल बेस भी लिया हुआ है। बराबर, अब आप लोग को क्या चीजें करनी है, जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन हुआ है वो चैप्टर के जितने भी चीजें आप लोग को लिखाई गई है, सॉलिड स्टेट तो अपना क्लास में हुआ है, तो जितना चीज क्लास में लिखाया हुआ है बस उतने चीजों के ऊपर फोकस करना है और उसी के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप लोग के एमटीजी में सभी 200 न्यूमेरिकल्स पूरे कंप्लीट करने हैं प्रैक्टिस के साथ में। और प्रीवियस ईयर एम्स के और साथ में प्रीवियस ईयर नीट के सभी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो यहाँ पे आप भी लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, जो चैप्टर हो चुके हैं उनका रिवीजन आप लोग से होना चाहिए कंटिन्यूअस। बराबर है, हमारे लिए बोर्ड की एग्जाम होगी या नहीं होगी, पर नीट की एग्जाम तो होगी और नीट के एग्जाम में आप लोग को किताब के बीच में से कहीं से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग को किताबें जो होती है वो ध्यान में रहनी चाहिए जब तक कि आप लोग की नीट की एग्जाम होती नहीं है तब तक की ये चीजें ध्यान में रखना। अगर मेडिकल कॉलेज वगैरह में जाना है, और आप लोग ने देखा भी है कि आज के टाइम पे मेडिकल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। डॉक्टर की कमी कोरोना के इसमें सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पेशेंट ज्यादा है और डॉक्टर कम है, तो इसका मतलब आपको आज भी बेनिफिट है, आज भी आप लोग को काफी स्कोप है मेडिकल कॉलेज में जाने का। तो इससे बेटर है कि आप प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करें। पेपर तुम्हारा इजी होगा क्योंकि ये कोविड के चलते हुए पेपर का पैटर्न भी अभी गवर्नमेंट इजी रखने वाली है, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज जो हो वो पूरी तरीके से क्या हो, फुलफिल हो। पर क्राइटेरिया भी रहेगा उसके पीछे, कट ऑफ का क्राइटेरिया। ठीक, तो आप लोग को देखना है कि आप लोग को मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से एंट्री करनी है, गवर्नमेंट में करनी है या प्राइवेट में करनी है। ठीक है, वो स्टडी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि इतनी आप स्टडी करते हो। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जो है हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हर साल जेई हो या फिर नीट हो, जेई हो या फिर नीट हो, दोनों एंट्रेंस एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे आप लोग को थ्योरी बेस थोड़ा कम और न्यूमेरिकल बेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर तो आप लोग के डे टू डे लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपके डे टू डे लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसलिए इसे समझने में कोई ज्यादा आप लोग को दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके अंदर आप लोग को सिर्फ कंसेप्ट ही ध्यान में रखने हैं और बाकी फोकस ज्यादा किसके ऊपर करना है, न्यूमेरिकल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सबसे पहले टाइटल की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रो की अगर बात करें बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कौन है आप लोग का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, तो पूरे टॉपिक में आप लोग को जो है इस तरीके का रिलेशन देखेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोग को देखो ये रिवर्सिबल साइकिल दिख रही है। ठीक, तो ये रिवर्सिबल साइकिल इस टॉपिक में आप लोग को दिखाई देगी। पहले इसमें क्या होगा कि आप लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करना रहेगा केमिकल एनर्जी में। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल एनर्जी में अगर उसे कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे जो प्रोसेस कहलाएगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे जो ई है ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, और यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है ये किसका है बेटा, सीई। ठीक, तो ये जो चैप्टर है आप लोग ने देखा होगा पेंसिल से, बराबर है, बैटरीज, ये सारे जो है इसके ही एग्जांपल्स हैं। तो जितने भी आप लोग बैटरी यूज कर सकते हो, बटन सेल यूज करते हो, पेंसिल सेल यूज करते हो, ये तमाम तरीके के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, वो सारे इसी के ही एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। साथ में आप लोग ने देखा होगा कि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो सबसे आगे आ रही है। बराबर, उसके साथ साथ में आप लोग को देखो कि फ्यूल सेल पे भी हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो फ्यूल सेल हो गए, ये भी सारे किसके पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो ये तमाम एग्जाम्पल जितने मैंने आपको बताया सभी एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही है। तो हम लोग देखो यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग को बस इनके ऊपर ही काम करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी का यूज करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक, तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। तो ये जो रिएक्शन है बेटा,
इस तरीके की जो रिएक्शन आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा, ये ज्यादातर आप लोग को किसके लिए काम में आता है? आप लोग ने देखा होगा जो नकली सोने की चेन होती है, बराबर है, तो नकली सोने की चेन के ऊपर क्या करते हैं, सोने की लेयर जो होती है वो बनाई जाती है। तो वो सोने की जो लेयर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है वो इसी के थ्रू कराई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, बराबर है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस का काम क्या होता है? इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, बराबर है। इम्प्योर मेटल को किस में कन्वर्ट करना है? प्योर मेटल में। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू पे अगर मैं बता दूं तो इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन करना, ठीक है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन करना। उसके बाद में यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन भी होता है जो इसके बाय प्रोडक्ट में कहलाता है, ठीक है ना। ये किसका होता है? बाय प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का जो बाय प्रोडक्ट है, जो सॉल्यूशन में बचा रहता है, वहां पे आप लोग को जो कंपाउंड फॉर्मेशन मिल रहा है वो आप लोग का बाय प्रोडक्ट रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस का। तो आप लोग को यहाँ पे इम्प्योर में से प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का काम में आता है, बराबर। उसके बाद में कंपाउंड फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके अंदर, वो भी किसका पार्ट है बेटा? बाय प्रोडक्ट जो है वो भी इलेक्ट्रोलिसिस का ही पार्ट है। साथ साथ में ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा, ये इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअल में कौन फॉलो करवा रहा है? कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है इसको? फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ फर्स्ट एंड फैराडे लॉ सेकंड, ये दो लॉज आप लोग को इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ। तो यही फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है ना, किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक। तो उससे हम लोग को एक तो प्योर मेटल ऑब्टेन हो सकते हैं, नए नए तरीके के कंपाउंड फॉर्मेशन हो सकते हैं, बराबर है। कोटिंग की जा सकती है हम लोग को, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करवाना, ये भी किसका एग्जांपल है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस का ही है, ठीक। तो ये पहला पार्ट हो गया आप लोग का किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब दूसरा जो पार्ट है वो है आप लोग का केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं, बराबर है, केमिकल एनर्जी को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल इसके लिए आ जाता है वो कौन है बेटा? बैटरी। तो आप लोग ने जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं वहां पे क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो जनरेट करती है। तो बैटरी के अंदर एनर्जी को स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं हमारे होम अप्लायंसेस के लिए, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, जहाँ पे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। या फिर आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है बेटा, यहाँ पे केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो बैटरी है, उसके बाद में हमारे पास जो पेंसिल सेल होते हैं वो है, वॉच के अंदर जो बटन सेल होते हैं वो हो गए, ठीक है। उसके बाद में गाड़ी के अंदर जो फ्यूल सेल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हैं वो हो गया। ये तमाम एग्जाम्पल किसके बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आप लोग को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है गैल्वानिक सेल। क्या पढ़ना है? गैल्वानिक या फिर वोल्टाइक सेल, या फिर वोल्टाइक सेल। गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल, बात एक ही है। जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो बेटा डेनिल सेल, जिसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो? डेनिल सेल। तो ये जो डेनिल सेल है ये आप लोग का समझाया, ये डेनिल सेल ने क्या किया? एक्सप्लेनेशन दिया किसके ऊपर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वर्किंग फंक्शन के ऊपर। तो ये जो डेनिल सेल है या फिर गैल्वानिक सेल है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंक्शन को समझेंगे, जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बराबर। तो ये दो तरीके की है बेटा, एक तो आप लोग का ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, और दूसरा होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ये गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, जो डेनिल सेल के नाम से जाना जाता है। तो डेनिल सेल क्या है? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसने पर्टिकुलर मेटल को चूज करते हुए, बराबर।
गैल्वेनिक सेल के अंदर आप अलग अलग तरीके के मेटल को कंपेयर कर सकते हो दूसरे मेटल से, बराबर। तो ये कैसे होता है वो हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, बराबर। तो इस टॉपिक में आप लोग को पहला ये मिल गया, दूसरा ये है, और तीसरा जो है आप लोग को समझना है यहाँ पे कंडक्टर्स। तीसरा चीज जो आप लोग को समझनी है वो समझना है कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को कंडक्टर्स के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी लेनी है कि भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के कंडक्टर्स है और उसका कैसे कैसे फंक्शन है, वो सारा चीज आप लोग को कंडक्टर्स के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक। और चौथा चीज जो है जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, तो ये टोटल 4 टॉपिक है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिवाइड किए गए। पहला कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कंडक्टर्स और टाइप्स ऑफ सेल। तो ये आप लोग को पूरे टॉपिक में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हमारा, कि यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या है ये समझ में आ गया, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का क्या है, आपस में इंटर रिलेशन है, ठीक है। तो इंटर रिलेशन कैसा होगा, एक तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके उसे किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, इंट्रोडक्शंस ले लेते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शंस। तो इंट्रोडक्शंस में हम लोग को क्या चीज देखनी है कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है ना, और ये किसकी ब्रांच है। तो ये हम लोग का फिजिकल साइंस का ही ब्रांच है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट deal with the interconversion of chemical energy into electrical energy or electrical energy convert into the chemical energy through redox reaction, ठीक, through redox reaction, which is called क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मतलब क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना थ्रू किसके बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या है कि चाहे फिर ये वाली प्रोसेस हो या फिर ये वाली हो, दोनों के अंदर आप लोग को क्या रिएक्शन मिलेगी बेटा, रेडॉक्स रिएक्शंस मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग का ये जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा किसका बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा कि ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, इन ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री reaction involve transfer of electrons। सभी इसके अंदर आप लोग को क्या मिलेगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना बेटा। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होगा या इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगी, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही हम लोग को दर्शाता है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है, बराबर। तो ये सारा चीज हो गया आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों पढ़ना चाहते हैं। इट यूज टू ऑब्टेन प्योर
कंपाउंड जो रहेंगे बेटा वो इलेक्ट्रोलाइटिक रहेंगे। कंपाउंड जो रहेंगे ज्यादातर आप लोग के कौन से रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रहेंगे। ठीक, उसके बाद में मॉलिक्यूल्स, गैस, जैसे Cl2, F2, ठीक है ना, Br2, H2, O2, ये सारे कौन है, these are the gases, मॉलिक्यूलर गैसेस। तो ये सारे जो होते हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं किसके थ्रू बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शन के थ्रू। ठीक, तो ये सारा जो है इसीलिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं। और साथ साथ में आप लोग अदर यूज देख लो, बैटरी वगैरह का प्रोडक्शन करना, फ्यूल सेल का प्रोडक्शन करना, पेंसिल सेल का यूज करना, बटन सेल का इस्तेमाल करना, जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती है उनका यूज करना इन्वर्टर के लिए। तो ये सारे एप्लीकेशंस है, यूजेस है किसके बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शन के। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शन आपके डे टू डे लाइफ से कैसा है, बहुत ही ज्यादा क्या है, रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया आप लोग के लिए, बराबर। अब इसके अंदर मेन चीज क्या हो रहा है कि आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन लिखा देता हूँ। तो पहली जो डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं बेटा, फर्स्ट डेफिनेशन, तो वो फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक जो होगा वो पहला यही रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ये आप लोग का कौन है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आप लोग का ऐसा लिख देते हो भाई कि इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिंपल सा ध्यान रखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। इट इज a conversion of chemical energy into electrical energy through spontaneous redox reaction is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या है, इट इज अ कन्वर्जन। एक तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री व्हिच डिसाइड टू कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पे मेन वर्ड आ जाता है बेटा कौन, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या है, अपने आप होना। जैसे जंगलों में क्या हो जाती है, अपने आप आग लग जाती है, तो वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो आप लोग को सिंपल ध्यान में रखना है कि भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसको बोलेंगे, जहां पे इंसानों का कोई भी हाथ ना हो, जहां पे इंसानों का कोई भी हाथ ना हो। जैसे बड़े पहाड़ों से नदी जो होती है बह के नीचे आती है, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम लोग पानी को ढकेल नहीं रहे, वो स्वयं आ रहा है नीचे, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नथिंग बट द इट इक्वल टू नेचुरल रिएक्शन, मतलब जहां पे नेचर का इन्वॉल्वमेंट हो, हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ पे आप लोग जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, वो थ्रू किसके कर रहे हो बेटा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, बराबर। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू movement. Transfer of electron is opposite to flow of current, जिसको हम लोग आयंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो आयंस इस साइड में मूव करेंगे। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो आयंस कहाँ मूव करेंगे बेटा, अपोजिट साइड में।
मैं समझाऊंगा आगे चल के कि भाई किस तरीके से होता है। ठीक, सिर्फ ये एक पॉइंट जो है वो लिखना थोड़ा जरूरी था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो हमेशा अपोजिट रहेगा आयंस के मूवमेंट के थ्रू। ठीक, तो ये इतना चीज आप लोग को लिख लेना है। तो ये सारा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वन बाय वन सीक्वेंस से हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज देखते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस which conduct electricity through movements of ions। यहां पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होगा कि सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट्स ऑफ आयंस। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या होगा कि जहां पे आयंस का मूवमेंट होगा बेटा, जहां पे आयंस का मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये आप लोग का कौन है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। ठीक, तो ये आप लोग का पहला है कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर के अंदर। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं कि भाई टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है टाइप्स ऑफ कंडक्टर का, पूरा डिटेल में बाद में लेंगे हम लोग, पर स्टार्ट यहां से ही करेंगे। टाइप्स ऑफ कंडक्टर के अंदर आप लोग को दो तरीके के कंडक्टर देखने हैं। एक देखना है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा देखना है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब क्या है, द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट्स ऑफ आयन। तो यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ आयंस रहेगा तभी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, वीक एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सारे जो है दिस आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यहाँ पे मुझे आप लोग को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, सब कुछ आप लोग को केमिकल एनर्जी के अंदर या फिर अपना इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई एसिड मतलब क्या होता है और उसके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, वीक एसिड कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है, वो भी आप लोग को पता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जनरल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे ये NaOH है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं HCl की बात करूँ तो HCl कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, उसके बाद में अगर मैं NH4OH की बात करूँ तो NH4OH कौन है बेटा, वीक बेस है। ये कौन है हमारा, वीक बेस है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एसिडिक एसिड, तो ये एसिडिक एसिड कौन है आप लोग का, वीक एसिड है। तो ये दिस आर द जनरल एग्जांपल जो किसके है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी पर वहां पे कंडक्ट किसके थ्रू होगी, ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये होगा आप लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। बराबर, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर मतलब क्या है, द सब्सटेंस which conduct electricity through movements of electron, तो यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ये सब्सटेंस जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पर वहां पे मूवमेंट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटालिक कंडक्टर।
मेटालिक कंडक्टर मतलब क्या है कि मान के चलो, जैसे मैं आप लोग को छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि ये कोई भी एक्स मेटल है, बराबर, और इसको मैंने क्या कर दिया, वायर से जोड़ दिया, ठीक है। इनिशियल में क्या थे कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर कैसे भी लगे हुए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो थे इसके मेटल के अंदर कैसे भी लगे, कोई भी मेटल लो पर ऐसा मेटल होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। जैसे कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर एंड गोल्ड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में आप लोग ले लो एल्यूमिनियम, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जनरल ले लेते हैं कॉपर को, तो ये कॉपर का वायर मेटल है, ठीक है, रॉड है, और यहाँ पे क्या है उसके अंदर रॉड, मेटल रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली कनेक्टेड है, मतलब क्या रेंडम मूवमेंट्स है इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल कोई इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दूंगा फ्लो करने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेंडमली अरेंज है ना, अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, रेगुलर अरेंज हो जाएंगे, और वो रेगुलर इस तरीके से अरेंज होंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है हमारा लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा कंटिन्यूअसली, ठीक। तो यहाँ पे जो रेंडम अरेंज थी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की, और वो कैसे होगी, रेगुलर होगी। पर ये रेगुलर कब होगी, जब वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसको देना स्टार्ट कर देंगे, बराबर। तो ये हो गया आप लोग का मेटालिक कंडक्टर, ठीक। ये इतना ही नहीं है बेटा कि भाई आप लोग ने टाइप समझ लिया और डेफिनेशन समझ ली तो हो गया, नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को इसमें समझनी है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले ये मेटालिक कंडक्टर क्लियर हो गया, मतलब जहां पे मूवमेंट्स क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा, वो होगा आपका मेटालिक कंडक्टर, और जहां पे मूवमेंट जो होगा वो आयंस का होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस का मूवमेंट होना जरूरी है और मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो इतना। अब यहां देखो बेटा, अब मेन चीज क्या हो रही है कि आप लोग ने कंडक्टर तो देख लिए, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ देखने हैं हम लोग को इसके अलावा, जहां पे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब कौन, नॉन कंडक्टर मतलब कौन बेटा, कौन होते हैं नॉन कंडक्टर, जो क्या कहलाते हैं बेटा, इंसुलेटर। क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। वो क्या होते हैं हमारे लिए, इंसुलेटर का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर में भी दो है, ठीक है, ठीक है, एक नॉन मेटल हमारा, नॉन मेटल, और एक है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे सिर्फ एक्सेप्शन केस जो रहेगा बेटा, ठीक है, यहां पे एक्सेप्शन केस जो है वो कौन है, हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन केस कौन है, हमारा ग्रेफाइट है, जो यहाँ पे कौन है, नॉन मेटल का काम करता है, ठीक है। ज्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं बेटा वो किस में होते हैं, मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है, ज्यादातर किस में होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स में होते हैं, इसलिए वो नॉन कंडक्टर ज्यादातर कहलाते हैं। पर मैं यहाँ पे अगर बात करूं, ठीक है, इसके अंदर अगर सिंपल सी बात करूं तो एक तो वो हो गया इंसुलेटर, ठीक है, और एक हो गया हमारे लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि नॉन मेटल पे कुछ ऐसे भी है जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने वो की चीज जो है वो मिटा दी है, क्योंकि आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जब पढ़ोगे आगे तो उसके अंदर नॉन मेटल का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट्स हैं, तो वो भी चीजें आप लोग को देखनी है कि भाई क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग को नॉन कंडक्टर मतलब कौन है हमारे लिए, एक तो इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या, जो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैं दे दूं पॉलीमर्स, रबर, प्लास्टिक, वुड, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन पकड़ना पॉलीमर को, क्योंकि कुछ पॉलीमर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमर को छोड़ के बाकी आप देखोगे सारे रबर, प्लास्टिक, वुड, दिस आर द इंसुलेटर। ये सारे कौन है बेटा, इंसुलेटर है, जिसको हम लोग यूज में लेते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, जहां पे मूवमेंट्स ऑफ आयन का होगा ही नहीं, जहां पे आयन का मूवमेंट होगा ही नहीं, वो क्या होंगे, सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन है भाई, ग्लूकोज है, ठीक है, स्टार्च है, स्टार्च,
ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सारे जो है बेटा दिस आर द एग्जाम्पल जो किसके है बेटा, हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होती है इसके अंदर कभी भी मूवमेंट्स ऑफ आयंस नहीं होते हैं। ज्यादातर आप लोग देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर कौन मिलेंगे बेटा इसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर गिने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, ठीक है। ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, ठीक। अब ये चीज हो गया आप लोग का। अब हम लोग को क्या करना है बेटा कि नॉन कंडक्टर क्या है और कंडक्टर क्या है वो दोनों चीजें हम लोग ने देख ली है, बराबर। उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग ने देख चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले डिफरेंस जो है एक्स जनरेट करना है। तो हमें जो डिफरेंस है वो किसके बीच में निकालना है, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे एक डिफरेंशिएट टेबल भी आता है जिसके अंदर आप लोग को एक तरफ क्या लिखना होगा, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, और एक तरफ आप लोग को लिखना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो दो तरीके का हम लोग को क्या करना है, एक डिफरेंशिएट टेबल बनाना है। डेफिनेशन तो हम लोग ने देख लिया, और क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है वो भी हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर मतलब क्या बेटा, जहां पे मूवमेंट्स किसका हो, मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिसमें होगा वो क्या कहलाएंगे, मेटालिक कंडक्टर। और यहां पे क्या होगा, मूवमेंट्स ऑफ आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस का मूवमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे नो केमिकल रिएक्शंस ऑकर, नो केमिकल रिएक्शन ऑकर। तो यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है बेटा, क्योंकि मेटल है ना। तो सिंपल सा मेटल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन दिख रही है क्या आपको, नहीं। तो नो केमिकल रिएक्शन ऑकर। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में वहां पे तो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन ऑकर, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ऑकर। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर होगी। यहाँ पे क्या होगा, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मैटर मतलब क्या है, आयंस का ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। पर यहाँ पे कोई आयंस का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, एक तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे कोई भी मैटर ट्रांसफर होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे कोई भी मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैटर में क्या होना चाहिए, मास, उसमें एक स्पेस ऑक्यूपाई होनी चाहिए। तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं, वहां पे मैटर का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर ऑकर, ट्रांसफर ऑफ मैटर ऑकर। तो यहाँ पे क्या होगा, मैटर का ट्रांसफर होगा ही होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, इसलिए मैटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, नॉट फॉलो फैराडेज लॉ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फैराडेज लॉ नहीं फॉलो हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई आयंस का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये फैराडे लॉ फॉलो नहीं करेगा। फैराडे लॉ कहाँ फॉलो करेगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का, यहाँ पे फैराडे लॉ जो होगा वो फॉलो किया जाएगा, फैराडेज लॉ फॉलो। तो यहाँ पे फैराडे लॉ जो होगा वो फॉलो किया जाएगा, बराबर। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होगा इसके अंदर, आखिरी पॉइंट है, क्योंकि 4-5 पॉइंट हम लोग को लिख देने हैं बस। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का पैरामीटर क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मेटल के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ज्यादा हीट होगा तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये सारे कौन है आप लोग के, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के क्या है, डिफरेंशिएट टेबल है। तो दोनों के बीच में का क्या डिफरेंस है वो चीजें हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है।
अब ये नोट डाउन कर लो आप लोग। बच्चों यहाँ पे जो है मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में यहाँ पे हमारा थोड़ा सा करेक्शन है। ये थोड़ा करेक्शन इसलिए है क्योंकि मैंने ऊपर देखा ही नहीं, ये मेटालिक कंडक्टर है बेटा। तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। ये फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है ना, मैं भूल गया था, पर ये एक्चुअल में फिजिक्स का पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो विद वहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, तो ये चीज हो गया आप लोग का मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के ऊपर। ये नीचे वाला जो पार्ट है बेटा ये करेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।